नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं और जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और ये जो हम ये सीरीज कर रहे हैं क्लास 6 से 12th, इसमें फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से 8 कंप्लीट हो गया। क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप वीडियोस वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए और इस सीरीज को देखने के बाद होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ होम साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आप अपना करियर देख रहे हैं ना, तो आप मेरा यकीन कीजिए, इस सीरीज को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम कहीं पे भी किसी भी स्टेट का आप बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। तो यही इसी उद्देश्य के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। और आप अगर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ना, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा। और हाँ, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सके। और अपनी राय भी फ्रेंड्स हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, डिसलाइक जो भी आपके समझ में आता है आप प्लीज़ कीजिए, बट रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज हम करने वाले हमारा चैप्टर 19 इसको करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, जो कि हम हमेशा करते हैं। जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं, देन हमारा हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगती है और ये बेनिफिट आपको इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर 18 जस्ट कंप्लीट किया था, जो कि क्या था, त्रिकोणीय एवं लंबी पट्टियों का उपयोग एवं उनका महत्व। कंप्लीट करके फ्रेंड्स हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। और वो क्लास हमारी आज मॉर्निंग, यानी कि जो डेली हमारी 9 बजे क्लास होती है एवरी मॉर्निंग, तो वो 9 बजे हुई थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी चैप्टर 18 के। आपने आई होप उन क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास को देख करके अपने डाउट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास। अब हम चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ, यानी कि अभी की क्लास, जो कि है हमारा चैप्टर 19। तो चैप्टर 19 है कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका के बारे में हम पढ़ेंगे। इट मीन्स होम केयर एंड हाउस कीपर, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे गृह परिचर्या का अर्थ क्या होता है, इट मीन्स गृह परिचर्या कहते किसको है, गृह परिचर्या की आवश्यकता, गृह परिचर्या का महत्व, गृह परिचारिका के गुण, गृह परिचारिका के कर्तव्य एंड गृह परिचारिका के कार्य। ये जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स ना, ये सारे ही पॉइंट्स हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, तो आपको याद भी होगा कि हमने ये गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका बहुत ही डिटेल में हमारा क्लास 6 से स्टार्ट किया था और 8th में आते आते हमने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा है। अगर आपको और अच्छे से बेसिक्स इसको जानना है ना, तो आप हमारा क्लास 8 का जो भी हमने किया है ये चैप्टर, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अब एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास में। रोगी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चिकित्सा के 2 स्तर अपनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके स्वस्थ होने के लिए 2 स्तर यानी कि 2 स्टेप अपनाए जाते। कौन से? पहला, रोगी की अस्पताल में चिकित्सा, तथा अस्पताल से निकलने के बाद रोगी के घर पर चिकित्सा, यानी कि घर पे देखभाल करने के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि अस्पताल से निकलने के बाद रोगी की घर पर ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। इसका परिणाम यह होता है कि रोगी पुनः रोग की चपेट में आ जाता है। इसलिए रोगी को घर पर उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की देखभाल रोगी की परिचर्या कहलाती है।
चूंकि इस प्रकार की परिचर्या की व्यवस्था घर पर की जाती है, अतः इसे गृह परिचर्या कहा जाता है। गृह परिचर्या का अर्थ देखते हैं। घर पर ही रोगी को दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधा तथा देखभाल आदि को गृह परिचर्या कहते हैं। गृह परिचर्या के अंतर्गत घर पर रोगी के लिए आरामदायक भौतिक वातावरण की व्यवस्था करना, चिकित्सक के आदेशों का पालन करना, रोगी के विश्राम की व्यवस्था करना, मानसिक शांति व संतोष का ध्यान रखना तथा उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना शामिल होता है। तो आपने देख लिया गृह परिचर्या का अर्थ। अब देखते हैं गृह परिचर्या की आवश्यकता ही आखिर क्यों पड़ती है। तो पॉइंट 1 में देखते हैं, कई बार गंभीर दुर्घटना से बड़े चिकित्सालयों में रोगी का सफल इलाज हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद उचित देखभाल न होने से उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है, अतः गृह परिचर्या की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट 2 कहता है, अस्पतालों के विशेष खर्च को कई रोगी वहन करने में असमर्थ होते हैं, अतः उन्हें घर पर ही इलाज करवाना पड़ता है। इसके लिए गृह परिचर्या आवश्यक हो जाती है। पॉइंट 3, गंभीर रोगों को छोड़कर कई ऐसे छोटे मोटे रोग होते हैं जिनका इलाज सफलतापूर्वक घर पर ही किया जा सकता है, अतः गृह परिचर्या जरूरी होती है। पॉइंट 4 है, स्वस्थ व्यक्ति तो अपने दैनिक कार्यों जैसे स्नान करना, मल मूत्र त्याग करना, कपड़े बदलना, भोजन करना आदि को आसानी से कर लेता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ये सब करने में असमर्थ होता है, अतः रोगी की उचित देखभाल के लिए गृह परिचर्या की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं गृह परिचर्या का महत्व। हमने गृह परिचर्या का अर्थ देख लिया, गृह परिचर्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो देख लिया। अब इसका महत्व यानी कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। नंबर 1, रोगी का स्नेहपूर्वक उपचार। नंबर 2, रोगी को मानसिक समर्थन। नंबर 3, घरेलू परिवेश में इलाज। और नंबर 4, गृहिणियों के स्वास्थ्य ज्ञान में वृद्धि। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या है, गृह परिचर्या के महत्व को बताते हैं। अभी एक एक पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नंबर 1 देखते हैं, रोगी का स्नेहपूर्वक उपचार। गृह परिचर्या में रोगी का स्नेहपूर्वक उपचार किया जाता है। कभी कभी जो रोग दवाइयों से ठीक नहीं होते वे स्नेहपूर्वक देखभाल से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सामान्यतः चिकित्सालयों में की गई परिचर्या में इस स्नेह और सहानुभूति का अभाव रहता है, अतः गृह परिचर्या रोगी के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। नंबर 2 देख लेते हैं, रोगी को मानसिक समर्थन कैसे मिलता है। गृह परिचर्या से रोगी को मानसिक समर्थन मिलता है। उसे इस बात की अनुभूति होती है कि मैं अब जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा या जाऊंगी। इससे उसे रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है तथा वह स्वस्थ होने लगता है। यानी कि वो घर पे आ जाता है तो माइंड में होता है ना, तो हम घर पे हैं, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। नंबर 3 है, घरेलू परिवेश में इलाज। कई लोग अस्पतालों में भर्ती होने से डरते हैं। कई लोग होते हैं ना कि हॉस्पिटल का मुख देखते ही मतलब थोड़े तो बीमार होते ही हैं, पर हॉस्पिटल में जाते ही और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, क्या दवा लिखेगा, कितने दिन एडमिट करेगा। तो घरेलू परिवेश में इलाज। कई लोग अस्पतालों में भर्ती होने से डरते हैं। अस्पतालों का परिवेश उनके अनुकूल नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वे अपने पारिवारिक डॉक्टर की देखरेख में घर पर ही इलाज करवाना चाहते हैं, इसलिए गृह परिचर्या उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे रोगी की घरेलू परिवेश में इलाज करवाने की सुविधा मिलती है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है, गृहिणियों के स्वास्थ्य ज्ञान में वृद्धि। जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका इलाज गृह परिचर्या के अंतर्गत किया जाता है तो उस घर की महिलाओं को गृह परिचर्या की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उनके स्वास्थ्य ज्ञान में वृद्धि होती है और जरूरत पड़ने पर वे इस ज्ञान का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करती हैं। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, गृह परिचर्या के महत्व के बारे में। गृह परिचर्या हमने देख लिया, गृह परिचर्या का अर्थ देख लिया, गृह परिचर्या की जरूरत क्यों पड़ती है, गृह परिचर्या का महत्व देख लिया। अब हम देखते हैं गृह परिचारिका के बारे में। गृह परिचारिका क्या होता है। कोई रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा का कार्य नर्सों एवं अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, परंतु जब रोगी घर पर होता है तो उसकी सेवा यानी कि सेवा शुश्रूषा का कार्य उसके घर पर प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा किया जाता है, जिसको गृह परिचर्या के नाम से जाना जाता है। इस कार्य को करने वाली महिला को गृह परिचारिका
कहा जाता है। अर्थात रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के घर पर उसकी व्यवस्थित ढंग से सेवा शुश्रूषा करने वाली महिला को गृह परिचारिका कहते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह महिला हो। इस कर्तव्य का निर्वहन पुरुष द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि जो गृह परिचारिका होता है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, जिसे गृह परिचारक कहा जाता है। गृह परिचारक का कार्य भी गृह परिचारिका के समान ही होता है। गृह परिचारिका का कार्य महत्वपूर्ण होता है। गृह परिचारिका चिकित्सक से निर्देश प्राप्त कर रोगी की सेवा शुश्रूषा करती है तथा विभिन्न कार्यों में रोगी का सहयोग करती है। रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में समय समय पर चिकित्सक को जानकारी देती है। अतः गृह परिचारिका को चिकित्सक व रोगी के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। यानी कि जो बीमार होता है और जो डॉक्टर होता है, दोनों के बीच आपस में कनेक्ट होता है कौन? गृह परिचारिका। गृह परिचारिका का स्नेहमय एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रोगी के जल्द ठीक होने में सहायक होता है। तो ये तो देख लिया हमने गृह परिचारिका क्या होता है। गृह परिचारिका एक स्त्री भी हो सकता है और एक पुरुष भी। गृह परिचारिका के गुण देख लेते हैं। रोगी व चिकित्सक दोनों के लिए गृह परिचारिका विशेष भूमिका निभाती। एक ओर तो वह रोगी की चिकित्सक के निर्देश के अनुसार सेवा शुश्रूषा करती है, तो दूसरी ओर रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिकित्सक को सूचित करती है। चिकित्सक इस मामले में गृह परिचारिका पर निर्भर रहता है। अब गृह परिचारिका के गुण देख लेते हैं। रोगी व चिकित्सक दोनों के लिए गृह परिचारिका विशेष भूमिका निभाती है। एक ओर तो वह रोगी की चिकित्सक के निर्देश के अनुसार सेवा शुश्रूषा करती है, तो दूसरी ओर रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिकित्सक को सूचित करती है। चिकित्सक इस मामले में गृह परिचारिका पर निर्भर रहता है। देख लेते हैं। अतः गृह परिचारिका में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 सहनशीलता, नंबर 2 शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, नंबर 3 हंसमुख एवं मधुर स्वभाव, नंबर 4 सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नंबर 5 उच्च स्मरण शक्ति, नंबर 6 साफ सफाई के प्रति जागरूक और नंबर 7 क्या है? दूरदर्शी एवं चतुर। तो कुछ और पॉइंट्स है, फटाफट हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सहनशीलता, गृह परिचारिका का सहनशील होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की सेवा करनी पड़ती है। उस दौरान उसे रोगी का अच्छा बुरा व्यवहार सहन करना पड़ सकता है। कभी कभी गृह परिचारिका को चिकित्सक के कठोर व्यवहार को भी सहन करना पड़ता है। नंबर 2 शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ देखते हैं। गृह परिचारिका की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जो गृह परिचारिका होती है उसको अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उसे निरंतर रोगी एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहना पड़ता है। अतः उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो रोगियों द्वारा वायु में छोड़े जाने वाले रोगाणुओं से बचना मुश्किल होगा और वह स्वयं रोगग्रस्त हो जाएगी। यदि परिचारिका स्वयं किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाती है तो उस स्थिति में अन्य रोगी व्यक्तियों के उससे संक्रमित होने की आशंका बनी रहेगी, जिससे बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 3 हंसमुख एवं मधुर स्वभाव, रोगी सामान्यतः चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी कभी औषधि एवं आहार ग्रहण करने से भी इनकार कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि गृह परिचारिका का स्वभाव मधुर एवं हंसमुख ना हो तो रोगी का परिचारिका के संबंध में कटुता आ जाती है। यानी कि जो रोगी होता है वह परिचारिका के संबंध में कटुता आ जाती है, जबकि हंसमुख एवं मधुर स्वभाव वाली गृह परिचारिका रोगी को आहार एवं औषधि लेने को प्रेरित कर सकती है, जिससे गृह परिचारिका अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। नंबर 4 है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा होती है, अतः गृह परिचारिका का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाली परिचारिका रोगी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। नंबर 5 उच्च स्मरण शक्ति। परिचारिका को चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना होता है कि कौन सी दवाई किस समय पर देनी है, रोगी को क्या आहार दिया जाना चाहिए आदि। इसलिए गृह परिचारिका की उच्च स्मरण शक्ति होना आवश्यक है, अन्यथा रोगी को हानि पहुंच सकती है। उच्च स्मरण शक्ति वाली गृह परिचारिका ही अपने कार्यों को उचित प्रकार से कर सकती है। उच्च स्मरण शक्ति का मतलब है जिसकी मेमोरी पावर अच्छी हो।
6 देख लेते हैं, साफ सफाई के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। कैसे? रोग मुक्त वातावरण के लिए साफ सफाई का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूषित वातावरण में रोगों के जीवाणु पनपने की अधिक आशंका रहती है। परिचारिका रोगियों के संपर्क में रहती है, अतः गृह परिचारिका का साफ सफाई के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। साफ सफाई के प्रति जागरूक परिचारिका स्वयं तो साफ सुथरी रहती ही है, साथ ही रोगी के कमरे तथा रोगी की शारीरिक सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है। नंबर 7 दूरदर्शिता एवं चतुर भी देख लेते हैं फटाफट। गृह परिचारिका का कार्य अत्यंत कठिन होता है। रोगी के साथ व्यवहार में उसे चतुरता से कार्य करना पड़ता है ताकि उसे ऐसी बातों का पता न लगे जिससे उसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाए। कभी कभी रोगी की वर्तमान स्थिति से अनुमान लगाना पड़ता है कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है या बिगड़ रहा है, अतः गृह परिचारिका का दूरदर्शी एवं चतुर होना आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 8 आज्ञा पालक भी होनी चाहिए गृह परिचारिका। एक अच्छी गृह परिचारिका का आज्ञाकारी होना आवश्यक है। परिचारिका को चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना चाहिए, अन्यथा रोगी का अहित भी हो सकता है। परिचारिका जागरूक होना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी कार्य में विलंब ना हो। और पॉइंट 9 देख लेते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण भी उसके अंदर सूक्ष्म निरीक्षण का भी गुण होना चाहिए। गृह परिचारिका की दृष्टि सूक्ष्म निरीक्षण की होनी चाहिए। रोगी की स्वास्थ्य स्थिति का निरंतर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है ताकि रोगी की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों व लक्षणों को जाना जा सके। और नंबर 10 देखते हैं, रोगों का प्राथमिक ज्ञान। रोगी का उपचार चिकित्सक द्वारा किया जाता है, परंतु गृह परिचारिका को भी रोगों का प्राथमिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। रोगों का प्राथमिक ज्ञान होगा तो रोगी में रोग के लक्षण प्रकट होने पर उनसे संबंधित रोगों का अनुमान लगाकर वह इसकी सूचना तुरंत चिकित्सक को दे सकती है। यदि उसे प्राथमिक उपचार का ज्ञान होता है तो वह आवश्यकता पड़ने व चिकित्सक की अनुपस्थिति में रोगी को संभाल सकती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, जो गृह परिचारिका है उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। गुण में हमने क्या क्या देखा, गृह परिचारिका सहनशील होनी चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, हंसमुख एवं मधुर स्वभाव की होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए, उच्च स्मरण शक्ति उसकी होनी चाहिए, साफ सफाई के प्रति वह जागरूक होनी चाहिए, दूरदर्शिता एवं चतुरता भी उसके अंदर होना चाहिए, आज्ञा पालन का भी गुण होना चाहिए, सूक्ष्म निरीक्षण की भी दृष्टि होनी चाहिए, रोगों का प्राथमिक ज्ञान भी उसको पता हो, यानी कि जो रोग है उसका प्राथमिक ज्ञान भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके लिए, गृह परिचारिका के गुण के लिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, गृह परिचारिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमने देखा ना, गृह परिचर्या और गृह परिचारिका 2 देखे हमने, तो फटाफट कमेंट करके बताइए परिचर्या और परिचारिका में डिफरेंस। परिचर्या परिचारिका एक नहीं है। हमने आपको क्या बताया, परिचर्या क्या होता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो घर पे जो उसकी देखभाल की जाती है, उसकी केयर की जाती है, उसको हम परिचर्या कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर से डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है और हॉस्पिटल से ही उसके लिए कोई नर्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो क्या होती है, गृह परिचारिका होती है। तो गृह परिचारिका कोई स्त्री भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। पुरुष को हम क्या कहते हैं, गृह परिचारक बोलते हैं, और अगर स्त्री यानी कि नर्स के रूप में है तो उसको गृह परिचारिका बोलते हैं। तो आई होप आपको परिचर्या, परिचारिका और परिचारक के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इनको आप मिक्स मत करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, मैं बोल के आ रही हूँ। परिचर्या किसी की देखभाल करना, जो घर पे हम किसी की भी नॉर्मली देखभाल करते हैं, इट मीन्स हम उसकी परिचर्या करते हैं। और परिचारिका क्या होती है कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं है, उसको हॉस्पिटल के थ्रू कोई नर्स प्रोवाइड कराई जा रही है जिसका डॉक्टर और उसके बीच में कनेक्शन हो, तो वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी परिचारिका। और परिचारिका फ्रेंड्स कोई स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी। अगर पुरुष है तो उसको गृह परिचारक बोला जाता है और स्त्री है तो उसको गृह परिचारिका बोला जाता है। आई होप आपको परिचर्या, परिचारिका और परिचारक के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे लगे जो आपको
बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए, मैंने उनको किया और वो क्लियर भी हुए होंगे। नहीं अगर फिर भी समझ में आता है ना तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आप क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हमने 8th में बहुत ही डिटेल में, इट मीन्स बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा है। जो हमने 8th क्लास की बुक हमने की है ना, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो आप अगर इससे ना भी समझ में, तो समझ में आ जाएगा इस वीडियो से, फिर भी नहीं आता ना तो आप जो हमारी क्लास 8th की हमारी जो है वीडियो है, उसमें 7th में भी है, 8th में भी है, 6th में भी, सब में है। आप जाके देखिए, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है आपको। आई होप उसमें समझ आएगा ही आएगा। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया कि परिचर्या, परिचारिका और परिचारक के बीच का डिफरेंस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और फ्रेंड्स, जाते जाते ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।